अब स्टूडेंट्स बारी है पोस्टल सर्विसेज की। हमने इंश्योरेंस सर्विस पढ़ ली, तो अब ये दूसरी सर्विस पोस्टल सर्विस, और ये हमारे इंडिया की सबसे जानी पहचानी सर्विस है। आपने कई बार पोस्टमैन्स देखे होंगे जो आपके घर पे आते ही होंगे कुछ ना कुछ देने। तो देखो उसके अंदर देखते हैं अब क्या है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर मोर देन 150 ईयर्स। ये इंडिया के अंदर 150 साल से भी ज़्यादा सालों से सर्विस प्रोवाइड करता आया है। इट प्रोवाइड सर्विसेज एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। ये नेशनल लेवल पर भी एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। इट इज़ गॉट लाइसेंस टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, और इसको लाइसेंस भी मिला है कि वो बैंकिंग की जो सर्विसेज है उसे भी प्रोवाइड कर सकता है। मोर देन 1,50,000 पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। इंडिया के अंदर 1,50,000 से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है। 90% है सेटअप इन रूरल एरिया, उसमें से 90% रूरल एरिया के अंदर है। जनरल पोस्ट एंड लेटर्स। जनरल पोस्ट एंड लेटर्स यानी जो हम देखते हैं, जो हम फ्रेंड्स को लेटर्स भेजते हैं, या तो कोई बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉइज़ को भेजता है, बिजनेसमैन को भेजता है, या कोई भी जनरल पोस्ट कार्ड्स होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कैन बी सेंड एज पर मेंशन एड्रेस। फिर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन इसमें एक्सचेंज किया जाता है, और वो भी कहाँ, तो आपने जो एड्रेस लिखा होगा उसके ऊपर उधर वो जाएगा। नो फीडबैक हैज़ नॉमिनल चार्जेस। फिर इसमें आपको सामने से फीडबैक नहीं मिलता कि सामने वाले पर्सन को ये रिसीव हो गया कि नहीं हुआ, उसका आपको जवाब नहीं मिलता, और इस पर जो चार्जेस लगते हैं वो बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं। सेकंड, रजिस्टर्ड पोस्ट। चार्जेस आर मोर कंपेयर टू जनरल पोस्ट से इसमें चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। इफ़ सेंडर रिक्वायर्स प्रूफ देन एक्स्ट्रा चार्जेस विल हैव टू बी पेड। अगर सेंडर को प्रूफ चाहिए कि सामने वाले बंदे को ये चीज़ मिली या नहीं मिली, तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस प्रोवाइड उसको पे करने पड़ते हैं। पार्सल सर्विसेज। All products other than prohibited by law can be sent from one place to another। यानी लॉ ने कानूनी तौर पे जो प्रोडक्ट्स हम एक्सचेंज कर सकते हैं वो सारे आप कर सकते हो, सिर्फ वही प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते जो इलीगल है, यानी जो प्रोहिबिटेड है लॉ से। ठीक है, अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ की अगर आपको लिस्ट देखनी हो तो वो आपको मिल जाती है। तो देखो उसमें आप ड्रग्स को नहीं कर सकते, फिर अल्कोहल को नहीं कर सकते, ऐसी सारी चीज़ें हैं जो लॉ ने प्रोहिबिट की हुई है। उसके अलावा आप सारे प्रोडक्ट्स का पार्सल कर सकते हो। कैन बी सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह पे होता है ये। जनरली सेंडर पेज फीस एंड इट वेरीज, और इसमें सेंडर जो भेजता है उसे फ़ीस पे करने की होती है, और वो फ़ीस डिपेंड करती है आपके पार्सल की साइज़, वेट और उसके जो वॉल्यूम होता है उसके ऊपर। फिर देखो वैल्यू पेएबल पोस्ट। ऑन रिसीविंग ऑर्डर सेंडर यानी सेलर और प्रोड्यूसर यूज़ दिस सर्विस। ये ज़्यादातर वैल्यूबल पेएबल पोस्ट है ना, इसकी सर्विसेज ज़्यादातर बिजनेस में यूज़ की जाती है। यानी जो सेलर होता है, परचेसर होता है, प्रोड्यूसर होता है ना, वो ही इस सर्विस का यूज़ करता है। यानी कोई बिजनेसमैन है, अगर उसको लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर अगर देना हो तो वो सबसे पहले कहेगा कि भाई मुझे एक पार्सल भेज, मैं देखता हूँ कि किस तरह की वो प्रोडक्ट है, अगर मुझे अच्छा लगेगा उसके बाद मैं तुझे ऑर्डर दूंगा। तो एक नमूने की तरह अगर जो मंगवाया जाता है वैसी चीज़। तो फर्स्टली रिसीवर पेज पार्सल चार्जेस एज पर प्री डिसाइडेड। सबसे पहले जिसको मिलता है ना पार्सल, वो सबसे पहले पार्सल के चार्जेस पे करता है, प्री डिसाइड जो दो पार्टीज़ के बीच में होता है उस तरह से। फिर इन विच इन टर्न इज पास्ड ऑन टू द सेंडर, उसके बाद वो चार्जेस सेंडर पे कर देता है। फिर देखो स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट में चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट गारंटीज टू डिलीवर द पार्सल विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड प्लेस। पर वो गारंटी देता है कि आपको जो समय पे जो जगह पर आपको भिजवाना है वो वही टाइम पे और उसी समय पे वो भिजवा देगा। तो गारंटी होती है इसमें, इसीलिए उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। 6 एक्सप्रेस पार्सल, नाम से ही पता चल जाए कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। फीस आर हाई कंपेयर टू स्पीड पोस्ट, इसके अंदर स्पीड पोस्ट से भी ज़्यादा फीस होती है। बट गारंटीज टू डिलीवर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, पर आपने जो समय आपने दिया है उनको उतने समय तक वो ये चीज़ को डिलीवर कर देंगे। इट्स सेंड बाय फास्टेड मोड्स लाइक एयर रूट एट्सेट्रा। वो कोई भी फास्टेड जो भी उनको सही लगेगा ना कि ये रूट से एकदम तेज़ी से पहुँच जाएगा, तो वो वैसे रूट से भिजवा देंगे। तो फास्टेस्ट जो भी मोड होता है उससे आपका पार्सल पहुँच जाता है। आपने जो भी टाइम आपने दिया होता है वो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट पे। सेविंग्स
सर्विसेज यानी बैंक के अंदर हम जितनी भी सेविंग की सर्विसेज बैंक देती है उसी तरह की पोस्टल सर्विसेज में भी सेविंग की सर्विसेज होती है। तो जस्ट लाइक बैंकिंग सर्विसेज, तो उसमें कौन सी तरह की चीज़ें इन्वॉल्व है वो देखते हैं। तो 8 रिकरिंग डिपॉजिट, तो उसके अंदर देखो द अकाउंट होल्डर हैज़ टू पे द अमाउंट डिसाइडेड ऑन और बिफोर प्रीडिसाइडेड डेट टू द पोस्ट ऑफिस। इसमें जो अकाउंट होल्डर होता है यानी जिसने रिकरिंग का जो खाता खुलवाया होता है उसे क्या करना पड़ता है, उसे जितनी भी अमाउंट जो डिसाइड की जाती है उतनी उसे उधर पे कर देना पड़ता है, और वो भी जो डिसाइडेड डेट होती है उसके पहले। फिर देखो 5 ईयर ड्यूरेशन, 5 साल का ये अकाउंट होता है। एंटायर अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर। जैसे ये 5 साल ख़त्म हो जाएंगे, आपने जितना इन्वेस्ट किया होगा ना वो अकाउंट के अंदर, वो सारा पैसा एज वेल एज आपको इंटरेस्ट भी उसके साथ मिल जाएगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। फिर देखो 9 टर्म डिपॉजिट, अकाउंट्स कैन बी ओपन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1, 2, 3 और 5 ईयर्स। ये टर्म डिपॉजिट यानी पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर आप ये टर्म डिपॉजिट वाला अकाउंट खुलवा सकते हो। तो वो कितने समय तक का होता है, तो 1 साल, 2 साल, 3 और 5 साल तक का होता है फॉर 200 रुपीज़ और इन इट्स मल्टीपल। तो इसमें आपको 200 रुपये रखने पड़ते हैं या तो फिर उसके मल्टीपल्स में यानी 400, 600, 800, 1000 उस तरह से। इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन अर्ली बेसिस, और इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा एन्यूअली यानी अर्ली बेसिस पे। फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये भी एक सेविंग स्कीम है जिसमें आप सेव कर सकते हो, इंटरेस्ट से आप कमा सकते हो। तो ये इसमें ड्यूरेशन कितना होता है, तो 5 और 10 ईयर्स का अकाउंट होता है। इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इज़ गिवन इन एडवांस, और इस पर आपको कितने इंटरेस्ट मिलेगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस में दे देते हैं। अमाउंट इज़ रीपेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, और इसमें जो भी अमाउंट होती है वो सब आपको जैसे ही 5 या तो 10 साल ख़त्म हो गए यानी एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो सारा, और उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा आफ्टर फुलफिलिंग रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़। पर आपको पैसा तभी मिलेगा जब रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ होता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, वो कंप्लीट आप कर लो, उसके बाद ही आपको सारे पैसे मिलेंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड का एंड यानी 5 साल ख़त्म होने पे या तो 10 साल ख़त्म होने पे। किसान विकास पत्र, ये सबसे बढ़िया है। इसमें देखो इन्वेस्टेड अमाउंट्स गेट डबल आफ्टर 100 मंथ्स। इसमें आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए वो डबल हो जाते हैं। कब, तो आफ्टर 100 मंथ्स। 100 मंथ्स ख़त्म होने तक आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए वो डबल हो जाता है। अमाउंट इज़ रीपेड एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड आफ्टर फॉर्मेलिटीज़, और ये सारी अमाउंट आपको कब मिलती है, जब भी आपका मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद, यानी 100 मंथ्स जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आपके डबल हो जाए, और आपने कितना पीरियड आपने डिसाइड किया है उसके ऊपर होता है। जैसे ही आपका मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो जाएगा वैसे ही आपकी सारी अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट मिल जाएगी आफ्टर फॉर्मेलिटीज़, यानी जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो सारे आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो ये 15 साल के लिए होता है। मिनिमम अमाउंट ₹500 पर एनम, आपको इस पर मिनिमम 500 रुपीज़ आपको जमा करने पड़ता है। एक्सटेंडेड फॉर 5 ईयर्स इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए तो आपको 5 ईयर आप अगर एक्सटेंड करना चाहते हो 5 साल के लिए तो आप कर सकते हो, पर वो तभी कर पाओगे जब 15 साल ख़त्म हो जाए उसके बाद, यानी 15 साल आपके ख़त्म हो गए उसके बाद अभी भी आपको 5 साल के लिए आपका ये पीरियड बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। अकाउंट कैन नॉट बी क्लोज बिफोर 15 ईयर्स, और 15 साल अभी आपके ख़त्म नहीं हुए उसके पहले आप ये अकाउंट क्लोज भी नहीं कर सकते। एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स कैलकुलेशन, और ये इनकम टैक्स के कैलकुलेशन जब कैलकुलेशन होता है इनकम टैक्स का तब ये इसको बाइकआउट किया गया है। फिर देखो पोस्टल इंश्योरेंस, इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फैसिलिटी, यानी इंडिया का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो वो किन को प्रोवाइड करता है, तो ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड अदर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ही से प्रोवाइड करता है। एट लो प्रीमियम एंड हाई बोनस, उसमें जो प्रीमियम का रेट होता है वो कम होता है और रिटर्न्स जो मिलते हैं, बोनस जो मिलता है वो ज़्यादा होता है। मंथली इनकम स्कीम,
तो मंथली इनकम स्कीम के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हर महीने कुछ ना कुछ इनकम आपको होगी। तो ये 5 साल के लिए होता है और इंटरेस्ट ऑन मंथली बेसिस, आपको इंटरेस्ट जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। इफ़ नीडेड डिपोजिटर कैन विदड्रॉ मनी आफ्टर 1 ईयर आफ्टर फिनिशिंग फॉर्मेलिटीज़। अगर आपको इन बिटवीन अगर कोई पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप विदड्रॉ कर सकते हो, पर आपका 1 साल तो ख़त्म हो जाना होना चाहिए। यानी अगर आपका 1 साल ख़त्म हो गया है उसके बाद आप कभी भी पैसे विदड्रॉ कर सकते हो, पर आफ्टर फिनिशिंग फॉर्मेलिटीज़, यानी जो भी कागजात की चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद। मनी ऑर्डर, तो मनी ऑर्डर यानी क्या? तो सेंडिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी ये सिक्योर वे है। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको पैसे भिजवाना है तो मनी ऑर्डर इज़ अ सिक्योर वे। चार्जेस, कमीशन, इस पे आपको कमीशन पे करना पड़ता है। रिसीवर ऑफ मनी हैव टू साइन रिसिप्ट विच विल बी सेंड टू द सेंडर। फिर जो जिसको ये पैसे मिलते हैं ना उसे साइन करना पड़ता है कि हाँ मुझे मिल गए, और ये जो प्रूफ होता है वो सेंडर को मिल जाता है। फिर देखो इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंस्टेंट मनी ऑर्डर के नाम से ही पता चल जाएगा कि ये इंस्टेंट मनी पहुंचाने का काम करता है। तो ₹1000 टू ₹50,000 ये दोनों की रेंज है, उतने में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो यूजिंग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। इसमें लिखा है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के यूज़ से होता है, पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है। सेंड विद इन अ डे, एक दिन के अंदर अंदर आपके पैसे पहुंचा देता है। सेंडर पेज कमीशन एंड गेट्स ए सीक्रेट नंबर, जो सेंडर होता है जो पैसे भेज रहा होता है उसको कमीशन पे करना पड़ता है और उसे सीक्रेट नंबर मिलता है एक, विच ही प्रोवाइड्स टू द रिसीवर। फिर वो सेंडर वो सीक्रेट नंबर रिसीवर को देता है। रिसीवर गेट्स मनी ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग सीक्रेट नंबर एंड आईडी, और जो रिसीवर है उसे वो पैसे तभी मिलेंगे जब वो ये सीक्रेट नंबर प्रोवाइड करेगा और अपना आईडी प्रोवाइड करेगा, प्रूफ प्रोवाइड करेगा उसके बाद। यानी ये सब कुछ है ना पोस्ट ऑफिस पे आपको जाना पड़ता है और उधर आपका ऑनलाइन फॉर्म में किया जाता है। फिर देखो ई मनी ऑर्डर, यानी इधर पहले जो था इंस्टेंट मनी ऑर्डर उसमें आपको है ना एनवलप में कैश देनी पड़ती है, इसमें आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होता है। तो ई मनी ऑर्डर में देखो ₹1 टू ₹5,000 ये दोनों की रेंज के बिटवीन पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं यूजिंग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। सेंडर हैव टू फिल ऑनलाइन फॉर्म, इसमें सेंडर को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है, यानी पोस्टल डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके विद इन 24 आवर्स मनी इज़ पेड टू द रिसीवर एट हिज एड्रेस। उसके एड्रेस पर रिसीवर का जो एड्रेस लिखा होता है उसके अंदर उसको वो एड्रेस पे 24 आवर्स के विद इन उसके पैसे उसे मिल जाएंगे। मैसेज कैन बी ड्रॉप ऑल्सो, अगर आपको कोई मैसेज भी साथ में सेंड करना है तो आप कर सकते हो। तो अब देखो हमने नोट्स के जरिए वो सारे पॉइंट्स देख लिए, तो अब अदर रिलेटेड सर्विसेज से हम देखते हैं बुक के अंदर से। तो पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स अदर सर्विसेज लाइक परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। पोस्टल डिपार्टमेंट फॉरेन करेंसी की भी सर्विस प्रोवाइड करता है। ट्रैवलर्स चेक इन फॉरेन करेंसी, अगर आपको कोई इंटरनेशनल कंट्री में या तो कंट्री के अंदर ही कोई अलग जगह पे आप घूमने जा रहे हो और उधर आपके पास पैसे की कमी हो गई तो ट्रैवलर चेक की मदद से आप कहीं से भी पैसा ले सकते हो। डेबिट कार्ड इन फॉरेन करेंसी, आपको डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है, फॉरेन करेंसी में भी प्रोवाइड करता है। ड्राफ्ट इन फॉरेन करेंसी, आपको ड्राफ्ट की भी सुविधा दी जाती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी, अगर आपको म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो भी प्रोवाइड करता है। सर्विसेज फॉर वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन एजेंट, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल कोई भी सर्विसेज है, कोई अगर ऐसा काम है तो उसमें भी आपको एजेंट की तरह रहने की इजाज़त दी जाती है। बैंकिंग सर्विसेज, उसका तो हमने पढ़ लिया। डिपॉजिटिंग पेंशन मनी इन सेविंग अकाउंट्स ऑफ पेंशनर्स, रेलवे टिकट बुकिंग एट्सेट्रा, अगर आपको रेलवे टिकट्स भी बुक करवानी हो पोस्टल के द्वारा तो भी आप कर सकते हो, और अगर आपको पेंशन की तरह अगर आपको मनी सेव करने हो तो भी कर सकते हो। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पड़ा इज़ वन टाइप ऑफ पेंशन स्कीम। People have great faith in the postal department as it is under the direct ownership of government of India। और people जो है हमारे इंडिया के वो आँख बंद करके इस पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट का है। फिर देखो थर्ड सर्विस, 2 सर्विस पढ़ ली, इंश्योरेंस एंड पोस्टल। अब आ रही है थर्ड, यानी गोडाउन सर्विसेज एंड वेयर हाउस की सर्विसेज। तो वो क्या होता है तो देखो, तो उसमें देखो आफ्टर प्रोडक्शन एवरी प्रोडक्ट कैन नॉट बी इमीडिएटली सोल्ड और कंज्यूम एंड हेंस स्टोरेज बिकम्स एसेंशियल। आपने कई बार गोडाउन्स देखे
देखे भी होंगे कि जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, तो वो कहीं पे तो उनको रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि चलो ये बिस्किट का पैकेट बनाया तुरंत बेच डाला, ऐसा तो नहीं होता। उनके बॉक्सेस होते हैं, उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो हमें जगह चाहिए, उसे जो जगह पे हम स्टोर करते हैं उसे गोडाउन और वेयरहाउस कहा जाता है। गोडाउन इज़ नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग द पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। सम गुड्स हैव ओनली सीजनल डिमांड बट इट्स प्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू आउट द ईयर। सच गुड्स आर स्टोर्ड इन गोडाउन एंड व्हेन देयर इज अ डिमांड इट विल बी सप्लाइड फ्रॉम गोडाउन। यानी कोई भी सीजनल गुड्स होते हैं जो अभी प्रोड्यूस्ड हो चुके हैं, उसका एग्रीकल्चर फार्मिंग हो चुका है, पर अभी उनकी डिमांड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं। जब भी उसकी डिमांड आती है तब हम गोडाउन के बाहर उनको निकालते हैं। On many occasions, materials are essential to be stored for production, for inventory management as a part of commerce, and go down service is essential। फिर देखो, आपने कई बार इन्वेंट्री जो होता है उसका मतलब स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है, कि स्टॉक मैनेज करके हमें रखना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी, तो हम पहले से उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करके रखते हैं, तो ये स्टॉक मैनेजमेंट हुआ। तो उसी तरह से फिर देखो, ओकेजन्स के हिसाब से, जैसे कि काइट फेस्टिवल आना होता है तो वो काइट मतलब कि उसका स्टॉक पहले से कर दिया होता है। दिवाली आनी होती है तो क्रैकर्स का भी स्टॉक पहले से किया गया होता है। तो 4-5 महीने से सबके गोडाउन्स भरे हुए होते हैं। फिर देखो मीनिंग, तो गोडाउन इज सच अ सर्विस वेयर प्रोडक्ट इज स्टोर। वो ऐसी जगह है या तो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे हम प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हैं। वाइल स्टोरिंग द प्रोडक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रिजर्व सो दैट मिनिमम चेंजेस ऑकर इन द क्वालिटी। और मेन इसका मीनिंग यही है कि जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पर चेंजेस बहुत होने चाहिए नहीं, यानी हमारे प्रोडक्ट जैसे हमने बनाए थे वैसे के वैसे रहने चाहिए। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। गोडाउन क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी फॉर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है गोडाउन। फिर देखो उसके टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ गोडाउन में ऑनरशिप पर्सपेक्टिव से प्राइवेट गोडाउन और पब्लिक गोडाउन। तो ये सब जितने भी टाइप्स हैं उसे मैं आपको ओरली समझा देती हूँ, तो आप चिंता मत करो कि मैम अब आगे नहीं पढ़ाएंगे डिटेल में। मैं आपका ये यूनिट टेस्ट ख़त्म हो जाने दो, आई विल डेफिनेटली मेक यू लर्न। हर एक चीज़ डिटेल में हम पढ़ेंगे फिर से, तो उसकी चिंता मत करना। देखो, तो ऑनरशिप पर्सपेक्टिव से प्राइवेट गोडाउन एंड पब्लिक गोडाउन। तो प्राइवेट गोडाउन यानी वो गोडाउन कि जो प्राइवेट जो दुकानदार होते वो अपने अपने खुद के गोडाउन्स रखते हैं। वो कि जैसे कि आगे दुकान होती है, पीछे गोडाउन होता है। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा है कि जेठालाल का अपना खुद का गोडाउन है, तो ये प्राइवेट गोडाउन में आता है। पर पब्लिक गोडाउन में क्या होता है कि मेरा बिजनेस ही है कि मैं ये जो गोडाउन है उसको रेंट पे दे रही हूँ लोगों को यूज़ करने के लिए, तो ये हो गया पब्लिकली, यानी पब्लिक के लिए, तो ये पब्लिक गोडाउन कहा जाता है। तो रेंट पे जो दिया जाता है वो, और ये मतलब कि प्राइवेट भी होता है और गवर्नमेंट्स के भी गोडाउन होता है। तो इसी तरह से, यानी ये ज़्यादातर आपको दिखेंगे रेलवे स्टेशन के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास आपको ज़्यादा दिखते हैं। फिर देखो पेमेंट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी पर्सपेक्टिव, यानी कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के पर्सपेक्टिव से, व्यू पॉइंट से, तो उसमें 2 तरह के हैं, कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन एंड बॉन्डेड गोडाउन, यानी कस्टम ड्यूटी इज़ नॉट पेड। तो ये नाम से पता चल जाता है कि कस्टम ड्यूटी पे किया गया है, उसके बाद जो गुड्स रखे जाते हैं जो गोडाउन में, उसे कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन कहा जाता है। यानी आपने कहीं से इंपोर्ट किया है तो आपने वो गुड्स जो है वो आपने उस पर आपने कस्टम ड्यूटी भी पे कर ली है, और आपने उसको कहीं पे आपने कोई गोडाउन पे उसे स्टोर किया है, तो वो गोडाउन को कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन कहा जाता है। और फिर बॉन्डेड गोडाउन, यानी ऐसे गोडाउन कि वो गोडाउन में ऐसा माल रखा जाता है कि जिस पे ऊपर अभी कस्टम ड्यूटी पे होनी बाकी है। तो जो गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी अभी पे नहीं की और वो माल अगर जो गोडाउन पे रखा जाता है तो उससे बॉन्डेड गोडाउन कहा जाता है। फिर देखो यूज़फुलनेस पर्सपेक्टिव से, यानी जनरल गोडाउन एंड स्पेशल गोडाउन। तो जनरल गोडाउन तो उसमें सारी जनरल चीज़ें रखी जाती है, यानी कोई भी शेप की हो, कोई भी वेट की हो, कोई भी वॉल्यूम का हो, कोई भी तरह का गुड हो, ठीक है, वो उधर रखा जाता है। और उस पर ज़्यादा केयर नहीं की जाती, ज़्यादा मेंटेनेंस के बारे में नहीं देखा जाता, ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में कुछ देखा जाता नहीं है। पर स्पेशल गोडाउन नाम से ही स्पेशल है,
कि वो गोडाउन्स के अंदर सारी स्पेशल चीज़ें रखी जाती है कि जिसके पीछे हमें बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी चीज़ें स्पेशल गोडाउन्स के अंदर रखी जाती है। जैसे क्रैकर्स है, ठीक है, पटाखे हैं, वो रखे जाते हैं। फिर अगर कोई पेरिसेबल गुड्स है तो उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है टेम्परेचर के हिसाब से, कि अगर आपको कोल्ड टेम्परेचर में रखना होता है तो उधर, ठीक है, वार्मर जगह पे रखना होता है उस तरह से। तो इधर जितने भी गुड्स रखे जाते हैं वो स्पेशल क्वालिटीज़ के होते हैं और उनको स्पेशल सर्विसेज चाहिए, इसीलिए इनको स्पेशल गोडाउन में रखा जाता है। पर जनरल गोडाउन में सारी जनरल चीज़ें रखी जाती है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में देखो मीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फैसिलिटेट ट्रांजिट ऑफ पीपल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो, या तो फिर कोई माल एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचाना हो तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से कन्वीनियंट हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Initially, animals and vehicles were used. Along with them, waterways were used for the same purpose. With the modern inventions, the use of aeroplane began. यानी इवोल्यूशन होता रहा कि सबसे पहले लोगों द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, फिर एनिमल्स का यूज़ हुआ, फिर एरोप्लेन्स आए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होने से, तो मॉडर्न इन्वेंशन होते से साथ साथ में इस सारे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के अंदर भी इनोवेशंस आए हैं। तो देखो, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के टाइप्स है, तो कितने टाइप्स है, तो 6 टाइप्स है। उसमें सबसे पहला ह्यूमन ऑपरेटेड। तो ह्यूमन ऑपरेटेड यानी ऐसा व्हीकल और ऐसी चीज़ जो हम इंसानों द्वारा ऑपरेट की जाती है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। फिर देखो उसमें क्या, तो पैडल रिक्शा जो होती है, जो कोलकाता में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। सेकेंड, एनिमल ऑपरेटेड, यानी जो एनिमल्स के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो तो हॉर्स कार्ट होता है, बुलक कार्ट होता है। फिर थर्ड, एयरवेज से मतलब एयर रूट से जाने वाला, तो ये सबसे स्पीडी रूट होता है। लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना तो एयर रूट सबसे बेस्ट है। अगर कोई ऐसी जगह है यानी होस्टाइल रीजन्स यानी जगह की कमी होना, नॉट सूटेबल फॉर एरोप्लेन्स, यानी उधर एयरपोर्ट्स नहीं बन सकते, ऐसी जगह है जैसे डेजर्ट्स है तो उधर एयरपोर्ट्स नहीं बन सकते, तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज मोर सूटेबल, तो वैसी जगह पे हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड होती है। फिर देखो फोर्थ, लैंड ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर 2 तरह का है, रेलवेज़ एंड रोडवेज़। तो रेलवेज़ तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर कोई भी जगह पे आप जाओगे तो आपको रेलवेज़ तो मिल ही जाएंगे, एज वेल एज मुंबई की तो लाइफलाइन कही जाती है। तो रेलवे भी अलग अलग से तरीके से ऑपरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी होता है, अलग फ्यूल से भी होता है, डीजल से होता है। तो और देखो फ्यूल से, अगर फ्यूल से चलने वाली ट्रेन है और उसके अंदर मल्टीपल ऐसे यूनिट्स है, कोचेस है जो फ्यूल से चल रहा है, तो उसे मल्टीपल यूनिट ट्रेन्स कहा जाता है। और अलग अलग अब तो मतलब कि इनोवेशंस इतने हो रहे हैं कि अलग अलग तरह से रेलवेज के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स से, मैग्नेटिक फोर्स से रेलवेज चलती है, और CNG से भी, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस से भी चलता है। फिर रोडवेज। तो रोडवेज एक ऐसा वे है कि जो आपको घर के दरवाजे तक पहुंचाता है, यानी आपके डोर स्टेप तक, और आप कोई भी समय पे कहीं भी आप अपना व्हीकल, खुद का प्राइवेट व्हीकल लेके आप चल सकते हो, तो वो उसका सबसे मेन बेनिफिट है। फिर देखो वाटरवेज। तो वाटरवेज सबसे पुराना है कि जो पहले के ज़माने में लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, फॉरेन ट्रेड करते थे, तो सी रूट से ही किया करते थे। फिर बोट्स, ये सारी चीज़ें तो आपने सुना है कि बोट्स, फेरीज़, ये सब मतलब कि होते हैं कि जो टूरिस्ट को भी घुमाते हैं अंदर, वो सब। फिर देखो ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन से जो चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती है वो, तो गैस पाइपलाइन होती है, ड्रेनेज सिस्टम में भी पाइपलाइंस यूज़ की जाती है, वाटर पाइपलाइंस होती है, ऐसी अलग अलग तरह की पाइपलाइंस होती है। पेट्रोल डीजल की भी पाइपलाइंस होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की होती है। तो ये, तो इधर हमारा अब